अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। मुल्क में 8 फरवरी बरोज़ जुमरात 2024 को इंतखाबात होना है। रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो तमाम चीज़ों को अब देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जहां हमने देखा कि कागजात नामजदगी बहुत ज़्यादा मुस्तरद भी किए गए और फिर 3 दिन दिए गए हैं अपीलों के लिए कि 3 दिन के अंदर इनके फ़ैसले होना है। इस पर पीटीआई के बड़े एतराज़ात सामने आए हैं। गो के दूसरी जमातों के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं किसी हद तक, लेकिन सबसे ज़्यादा पीटीआई के हुए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का एक स्टेटमेंट आया कि जी चंद दिन अगर इंतखाबात मौखर कर दिए जाएँ तो कोई मसला नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जी इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो जब उन्होंने ये बयान दिया तो फिर जो बाकी सियासी कायदीन हैं उन्होंने सब ने मौलाना फजल रहमान साहब से राब्ते का फ़ैसला किया है कि आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची की बात करें तो कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ जेयूआई का वफ़द आया और वहाँ उनकी मुलाकात हुई सैयद मुस्तफ़ा कमाल से, और मुश्तरका लाहेमल तश्कील देने का वहाँ फ़ैसला किया गया है कि मिलकर साथ चलेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान नून लीग के साथ भी सीट एडजस्टमेंट की अब बात हो रही है और कहा जाता है जी कराची और सिंध के दीगर शहरों में सीट एडजस्टमेंट भी होगी। इस पूरी सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे सबसे पहले तो कि इलेक्शन मौखर कराने का जो ये मुतालबा सामने आया मौलाना फजल रहमान साहब का, वो ये कहते हैं कि जी चंद दिन आगे कर दी जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 2 दिन पहले भी हमने देखा कि वो तो नहीं थे उस काफ़िले में, उनकी पार्टी के लोग थे जिस पर हमला हुआ है दहशतगर्दाना। तो समझते हैं कि जी दहशतगर्दी की जो लहर है इसकी वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ा दी जाए, फिर सर्दी भी शदीद होगी। वो कहते हैं कुछ इलाकों में जहाँ शायद लोग ना निकल सकें बाहर बर्फबारी की वजह से। आपका तज्जिया क्या कहता है सर, यही वजह है जो मौलाना साहब बयान कर रहे हैं? हम देखें उनका अपने कुछ हलके हैं बलूचिस्तान के या केपी या इवन कराची में एक औरंगी टाउन में जहाँ पे अलायंस पिछली दफा जेयूआई का एक उम्मीदवार जीता था। तो मौलाना की अपनी एक पॉलिटिकल गेम होती है हमेशा कि एक दफा अगर इलेक्शन सपोज मफरूजा है कि आगे बढ़ा दिए जाए चंद रोज के लिए तो कोई बात नहीं। बात यह है कि एक दफा जब चीज हिल जाती है अपनी जगह से तो दूसरी दफा उसको जमाना मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल से ये इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ है और बहुत कुछ ऊंच नीच देखने में आई, अथल फथल देखने में आई। और अब तो इंतखाबात जाहिर है कोई बज़ाहिर तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि किसी एक सियासतदान की वजह से इंतखाबात को आगे बढ़ा दिया जाए, वो जस्टिफिकेशन भी नहीं है। जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है अपनी जगह पर, और जिसके लिए ये सारी स्टेज सजाई गई है पंजाब के शहजादे, जाहिर है उनकी पंजाबी शॉवनिस्ट सियासत है, जैसे कि कराची में एमकेएम की महाजर बेस सियासत है और पीपल्स पार्टी की सिंधी बेस सियासत है। और सिंधी भी वो जो कि मैं समझता हूँ कि नेशनलिस्ट जो पार्टियां हैं कौम परस्त, उनका भी कोई प्रिंसिपल्स होते हैं। इनके तो कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है, है ना। आप 50 साल पहले रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, आज तक रोटी है ना कपड़ा है ना मकान है, वो भी छिन गए। अच्छा, ये तो 10 पाकिस्तान पॉइंट का में डॉक्टर साहब मैनिफेस्टो दिया ऐसा है, नहीं है कि उसमें ये भी कोई जान नजर नहीं आती है। लसानी तो सियासत तीन पाकिस्तान में आप नहीं समझते कि जो पार्टीज बनी हैं, बलूचिस्तान की पार्टी बलोच भाइयों के लिए, केपीके की पश्तून भाइयों के लिए, और फिर ये जाग पंजाबी जाग या ये महाजिर के नारे, ये सारी चीज़ें आप नहीं समझते कि ये लसानी सियासत तो है पाकिस्तान में? बिल्कुल नेशनल सियासत है, ये नेशनल सियासत है और इसका कोई इंतहा नहीं होती है। इससे सिर्फ नुकसान होते हैं कौम को, पाकिस्तान को। बहैसियत एक कौम अगर पाकिस्तान की एक कौम है जो कम अज कम कागजों में नजरियाती तौर पर तो है, एक कौम पाकिस्तानी कौम है। तो लेकिन आप इसको यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके अब सवाल में ही जवाब पोशीदा किसी है। एक कौम के लिए यहाँ मखसूस कर देना सियासत को आप समझ रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है? बिल्कुल जहर है ये, और इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं। आप मुझे बताइए कि एमकेएम ने क्या डिलीवर किया सिंधियों में? जरदारी ने इस हद तक डिलीवर किया कि वो उसको सिंध को अपना माई बाप समझते हैं, सिंध के लोग उसको अपना माई बाप समझते हैं। पंजाब में इमरान खान ने आके टेंट डाला, उसने उड़ा के रख दिया नवाज शरीफ की पार्टी को और क्यू लीग शुजात की पार्टी को। देखिए ना, या पखवार के जिले अटक से लेकर और जनाब अली नीचे डाउन द लाइन सादकाबाद रहमिया खां तक उस बंदे ने सराइकी हों या पंजाबी हों, सेंट्रल पंजाब के पंजाबी हों, पखवार के लोग हों या लोकल फैसलाबाद छांग और सरगोदे के लोग हों, इसके अंदर डीप पेनिट्रेशन की। और उसका जो स्लोगन है वो तो होता ही था मेरे पाकिस्तानियों। यहाँ पर तो मुस्तफा घर में जाग पंजाबी जाग का तेरे पग में बचा दाग, वो नारा लगाया, वो फेल हो गया, जबकि वो खुद पंजाबी नहीं सराइकी है, घर की पूरी फैमिली सराइकी है।
और इसी तरह नवाज शरीफ वगैरह। मैं कहता था कि देखिए लोकल होकर ये इस पंजाब के महाजिर हैं और ये लोकल नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में लोकल और महाजिर का बहुत बड़ा फैक्टर है, ये हमें सबको मानना चाहिए। हर जिले में ये फैक्टर है, वहाँ पे जो लोकल और महाजिर का जो चक्कर चलता है, सियासत चलती है, उसकी बेस पे सारे 76 साल के बाद भी अगर खड़ा होता है लोकल, नहीं तो डॉक्टर साहब सूबाई जो है ना उनको महाजिर लेने पड़ते हैं। तो ये सियासत है, लेकिन ये जो नस्ल परस्ती की सियासत आ गई है, इस सियासत ने मुल्क को बर्बाद किया है। और अब फर्दर डिसइंटीग्रेशन पॉलिटिक्स में जो चल रही है, ये भी इंतहाई नुकसानदेह है। फ्री हैंड में कौन सा इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने आप को न्यूट्रल लेके चल रहा है जनाब। पूरे पाकिस्तान में इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। इंतखाबात होंगे, फाफिन की रिपोर्ट कल देख ली होगी आपने, फाफिन ने 2 ऑब्जर्वेशन दी है अपनी, तो 12.5% से ज्यादा की रिजेक्शन चल रही है। ठीक है जनाब, आप 12.5%, पहले 9 से 10% के बीच में होता था, 12%। क्योंकि मौलाना ने ये कहा उसमें भी 90% पीटीआई के लोग हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी तो सिफर है। राजा सिकंदर साहब या तो तारीख में अपने आप को तारीख का कूड़ेदान में चले जाएं, या तारीख में अपने सर पर एक ताज सजा लें। अल्लाह जिंदगी में हर एक को मौका देता है, हर पार्टी को, हर लीडर को, हर शख्स को, एवरी इंडिविजुअल को एक मौका देता है कि अपने आप को संवार लो, अपनी पोजीशन को बना लो। और मैं बड़ा मेहरबान हूँ, रहमान हूँ, माफ कर देने वाला हूँ, लेकिन हमारे यहाँ तो सियासतदान को सीखने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, इसमें मौलाना साहब ने ये जो कहा, टेक्निकल में चाहता हूँ उस पर जरूर बात कीजिए आप डॉक्टर साहब। जो मौलाना फजल रहमान साहब ने जहाँ इतनी सारी बातें की उन्होंने मौखर करने के हवाले से, ये भी कहा कि फौरी तौर पर फिर बजट का बड़ा मसला हो जाएगा, बजट पेश नहीं किया जा सकेगा। आप भी ये समझते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो हाउ मेनी डेज इट विल टेक के ये गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में कितने दिन लगेंगे? मार्च में बनेगी गवर्नमेंट। देखिए, मुझे जो सूरत हाल नजर आ रही है इस मुल्क में कि इंतखाबात जो है ना एक हंग पार्लियामेंट की शक्ल में नजर आएंगे, जो कि जैसे कि पहले पीडीएम की हुकूमत आ गई थी, 16 महीने उन्होंने मुल्क को बर्बाद करके चले गए और फिर इख्तियार में आने का ख्वाब देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब 2.5 साल इख्तियार पकड़ेंगे, 2.5 साल के बाद फिर बिलावल को दे देंगे। जनाब ये प्लानिंग चल रही है कि थोड़े दिन तू, थोड़ी दिन मैं, थोड़ी देर तू चड्डी खा, थोड़ी देर मैं चड्डी खाऊंगा। ये तो झूला बना दिया इस कौम को, उसके बाद सवारी कर रहे हैं सबके साथ। और ये जो सर पाकिस्तान के बेचारे यानी झूले की तरह नीचे बैठे हुए हैं। और ये जो कुछ हो रहा है सर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, जिस तरह नून लीग के सीट एडजस्टमेंट एमक्यूएम पाकिस्तान से, फिर जेयूआई के वफ्द कल पहुंचा है एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद, वो भी सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। तो इससे समझते हैं आप कि कुछ फर्क पड़ेगा सिंध में? पीपल्स पार्टी जाहिर 15 साल तो यहाँ जीती, अब भी बड़ी पोजीशन मजबूत है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी एक इक़्तिदार पार्टी बन चुकी है, इक़्तिदार में रहना पसंद करती है, उसकी पॉलिटिक्स पूरी डिस्ट्राइड है। उनका ऑब्जेक्टिव मोटो वही है कि हमने इक़्तिदार पकड़ना है। सिंध में कुछ भी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट तो बनी जाएगी उनकी सर, और फिर वो कोalition में एमक्यूएम को दाना डाल देंगे, जेयूआई की एक आध कोई सीट अगर आई उसको ले लेंगे। देखिए ऑप्शन लोगों के पास आज भी पीटीआई और जमात इस्लामी का है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी कराची अर्बन की पॉलिटिक्स में कोई ऑप्शन नहीं है। मलीर की एक सीट यहाँ पे अब्दुल हकीम बलोच होता था, ठीक है जी, या आ जाएगा दोबारा, या इधर मलीर इधर या उधर की जो कहते मंगोपुर के इलाके की सीट का जो मामला है। देखिए ये रिजल्ट जो है ना वो नहीं होंगे जो कि इनको है। अगर हाँ, जैसे मैंने चेक किया इलेक्शन कमीशन में कि क्लिफ्टन के रिहायशी कुछ वोटर्स में उनका लियारी में डाल दिया गया वोट, एक का जो है पीएनटी कॉलोनी की तरफ, दिल्ली कॉलोनी की तरफ डाल दिया गया। तो ये चीजें हो रही हैं, ये डिजाइन है, प्लान है, ये नुकसानदेह है चीज। इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जुडिशरी की बात करता है, आरओज की बात करता है। पंजाब की मिसाल ले लीजिए ना, सिंध के अंदर तो कोई आरओ बेचारा बोल ही नहीं सकता जरदारी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ। कराची में अलबत्ता सिचुएशन चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज है, यहाँ पर कोई भी यानी 90% लोग, इनमें से एक भी लोकल कराची का आदमी नहीं है, खा वो कोई भी जुबान बोलने वाला हो, वो एक ही जुबान बोलने वाले पूरे सिंध के अंदर अपॉइंटेड है। इसी तरह एक ही जुबान बोलने वाले पूरे पंजाब में। नहीं तो एमक्यूएम का ये दावा है सर, डॉक्टर साहब एमक्यूएम का ये दावा है कि हम 2013 वाली पोजीशन पर वापस चले जाएंगे, यानी कि कौमी असम्बली की भी कोई 18-20 सीटें, 7 से 9 सीटें अगर एमक्यूएम को मिल जाए कराची से तो ये भी एक मौजूदाती सूरत हाल होगी जनाब, लिख लीजिएगा। अच्छा, 7 से 9 अपने पास रिकॉर्ड में डाल के फेंक दीजिएगा। 7 से 9 सीटें भी अगर एमक्यूएम को मिल जाती हैं कराची से, तो ये समझ लीजिए कि कराची के लोगों का कुछ इनमें एतमाद बढ़ा है। तो आप क्या समझते हैं सर, 22 में से पूरे शहर खुदा पड़ा है, शहर टूटा हुआ है, किसी भी गली किसी भी सड़क में या तो कंटोनमेंट बोर्ड के एरियाज हैं वो भी गंदे पड़े हुए बहुत ज्यादा।
आपके सिविल एरिया में केएमसी के केडीए के वो भी देख लीजिए, पूरे शहर में कचरा दान बना हुआ पूरा पूरा शहर, बदबू स्मेली। यानी अभी मैं फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ था, मेरी उनसे मुलाकात हुई, एनवायरनमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने सिंपल क्वेश्चन किया, सर ये वर्ड दिस सिटी इज स्मेली, अब नॉक्शियस स्मेल इस शहर के अंदर आती है, हम गाड़ी में भी बैठते हैं तो आपको ये फ्रेश ये वो डालना पड़ता है। तो जनाब ये शहर बर्बाद हो गया है, किसी भी जगह पे कोई निकासी आपको। तो सर ये आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि ये एमक्यूएम की भी यहाँ पर आप कह रहे हैं 7 से 9 सीटें पर मुश्किल होंगी, दूसरी तरफ अगर ज़ाहिर कराची की हम बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो कराची हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का मेयर डिप्टी मेयर मौजूद है। तो फिर किसको देख रहे हैं आप इस वक्त 22 सीटों में से? कराची की पहले मैं बात कर लूँ आपसे, तो फिर लेकिन बजाय इसके क्यों नहीं आप ये जमात इस्लामी के साथ अलायंस करने की बात करते? अगर मैं करना ही है तो क्यों नहीं पीटीआई के साथ अलायंस की बात करते, ताकि शहर कराची और हैदराबाद को एक प्रॉपर लीडरशिप दी जा सके। लेकिन चूंकि एमक्यूएम चाहती है कि उनका अपना झंडा खड़ा रहे, पीटीआई के पास लीडरशिप नहीं है। यहाँ पर सब भाग गए, मौलवी महमूद, इमरान इस्माइल, अली जैदी, खुर्रम शेरजमान है, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। और देखे ना, और फिर रिजेक्शन इतनी ज्यादा हुई है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, एंटी पीटीआई पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है, ये तासुर चला गया है आवाम के अंदर। मैं नहीं कह रहा, अवाम और नास की जो तासुर है वो अहम होता है, उनकी ओपिनियन अहम होती है, उनकी राय अहम होती है। इलेक्शन कमीशन है पूरा वो रिजल्ट ही कंपाइल करेगा आवाम की राय पर। तो आने वाली हुकूमत में इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपने कहा, शक नहीं है, बल्कि 77 के इंतखाबात वाली सूरत हाल में देख रहा हूँ। नहीं तो डॉक्टर साहब आपने जिस तरह कहा कि हैंग पार्लियामेंट, 70 के इंतखाबात मेरे सामने हुए हैं, तो हमें हैंग पार्लियामेंट आपको अगर लगता है कि जी आने वाले इलेक्शन के बाद भी हैंग पार्लियामेंट होगी या सारी जमातें मिलकर कोई हुकूमत बना लेंगी, मुश्तरका कौमी हुकूमत कह लीजिए जिसको लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग, तो उसके बाद भी आवाम के जो मसाइल हैं, खासतौर पर सबसे बड़ा मसला महंगाई, इसका मतलब है जूं का तू होगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। महंगाई एक इशू नहीं होता सर, मैक्रो इकोनॉमिक डिसिप्लिन की बात होती है। आगे जाकर ये जो रिव्यू आ रहा है, सेकंड रिव्यू आईएमएफ का, चले इसमें भी आपको 500-700 मिलियन डॉलर, आपको एक $1 बिलियन मिल जाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती, हालात बहुत खराब है। 42% पर आपकी इकोनॉमी जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लाइफ और आपकी जो इन्फ्लेशन है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना नहीं रहा, 32 से लेकर 42% के दरम्यान में। और सुनिए, एवरेज पाकिस्तान का जो मार्कअप है वो 50% चला गया है। जो अच्छे क्लाइंट हैं उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं तकरीबन 30% तक दे रहे हैं। 22% काइबोर है, 6 से 8% जो है ना उनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट होती है इंस्टीट्यूशंस की। 30% की कॉस्ट ऑफ फंडिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 32% की कौन लेकर चलेगा? और अगर आप खुद ही गूगल कर ले तो पाकिस्तान में एवरेज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस क्या है, तो 50% के करीब जाएगा। अर्जेंटीना में किसी दौर के अंदर बहुत ज्यादा हुआ था, वहाँ पे टॉपसी टर्वी हो गई थी पूरी इकोनॉमी। तो आप जब 50% पे लेकर चल रहे हैं इकोनॉमी, सर्वाइव कैसे करेंगे? नहीं तो जो भी गवर्नमेंट आएगी 5 साल का मैंडेट लेकर आएगी सर, टाइम तो होगा उनके पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अपनी पॉलिसीज को। डॉक्टर साहब गवर्नमेंट जो भी लेती, डॉक्टर साहब जो भी गवर्नमेंट आएगी 5 साल का मैंडेट लेकर आएगी, अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराने का उनके पास टाइम होगा। आप नहीं समझते कि मामला कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगे? इतना अपहेवल हो जाएगा सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पर, इतना अपहेवल होगा, इतनी इकोनॉमिक कंडीशंस और सूरत हाल जो है इतनी अनसर्टन होगी, टॉपसी टर्वी होगा कि कोई भी हुकूमत 2 साल भी चल जाए तो बड़ी बात है। ये भी सुन लीजिएगा, ये 5 साल में 2-3 हुकूमतें जाते हुए देख रहा हूँ मैं, जो आएंगी और जाएंगी। उसकी वजह क्या होगी? मईशत। वजह उसकी है कि एक तो ट्रू मैंडेट नहीं होगा उनके पास, नंबर 2 इनके पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है। आप पीपल्स पार्टी को देख चुके हैं, आप पीडीएम को देख चुके हैं, ले के पीटीआई रह जाती है और जमात इस्लामी आउट ऑफ एरिना। वो दोनों जो है इतनी पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान के जो हाउस है 350-400 के हाउस के अंदर कोई बहुत बड़ा लीडिंग रोल प्ले कर सके। उन्होंने कराची में एमक्यूएम नहीं आने दिया जमात इस्लामी का, आपके सामने की बात है। पीटीआई के लोगों को ओवरनाइट चेंज करा दिया गया। तो जनाब ये हाउस ट्रेडिंग की पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान में हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। लगता है अवाम जो है वो निकलने को तैयार नहीं है सड़कों पर। मुल्क के हालात इस किस्म के हैं, जो मुआशी मुश्किलात है, बिजली का बिल नहीं संभल रहा लोगों से, गैस के बिल इस दवा डबल आ गए हैं कराची शहर में, कम से कम मैं देख रहा हूँ। बाकी पूरे मुल्क के अंदर भी यही हाल है। SNGP और SLGC जो कर रहे हैं आपके सामने है। इलेक्ट्रिक कंपनी डिस्कोज वगैरह जो चार्जेस ले रही हैं आप देख लीजिए, आपके सामने है। कहाँ से पूरा हो गया अखराजात? याशियाँ देख, सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ियाँ शादियों में शरीक हो रही हैं,
बाजारों के बाहर खड़ी हैं, स्कूलों के बाहर खड़ी हैं, कोई तब्दीली आई है? ये जो जस्टिस आए हैं सिंध के अंदर, रात को 3 बजे रेस्टोरेंट खुले होते हैं कराची में, एक पैसे का टैक्स नहीं देते। रोजाना की उनकी करोड़ से 2 करोड़ रुपए की खाने पीने की अशिया बिक जाती हैं। ये रेस्टोरेंट्स और क्लिफ्टन में सोसाइटी में डिफेंस में आ जाइए, आप देख लीजिएगा रात को 2 से 3 बजे तक रेस्टोरेंट खुले होते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पुलिस की गाड़ियां आती हैं, भत्ता लेती हैं, चिकन टिक्के कबाब लेके चली जाती हैं, वही उनके लिए काफी है। कोई गवर्नेंस का मॉडल नहीं है इस मुल्क में, इकोनॉमिक्स का मॉडल नहीं है। इकोनॉमी का मॉडल दिया है ये लोकल इंडिजिनस, देखिए लोग सपोर्ट। आप ये कह रहे हैं सर कि इलेक्शन वक्त पर हो भी जाए तो आप ये कह रहे हैं कोई तब्दीली फिर भी नहीं आनी? मैं तो नहीं समझता कि मेजर तब्दीली आएगी, इसलिए रिसोर्सेज नहीं है इनके पास। और कितने टैक्स लगाएंगे आप? टैक्स तो सर इस बार रिकॉर्ड टैक्स जमा किया पाकिस्तान ने इस बार। यही जो आज आपको इकट्ठे नजर आ रहे हैं, फिर तकसीम होते नजर आ रहे हैं, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। रिकॉर्ड टैक्स जमा किया सर इस बार तो जी, रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ इस बार तो। वो जो जहर है, आप इसको टैक्स को ना देखिए, आप पेट्रोलियम प्राइसेस देखिए ना कहाँ से कहाँ चली गई, उसमें जो टैक्स आता है। बेशुमार चीजें हैं जिसके अंदर टैक्स रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। कंज्यूमर्स की बात कीजिए, कंज्यूमर्स को रिलीफ क्या मिल रहा है? 2200 रुपए किलो गोश्त हो गया बकरे का, 1200 से 1400 रुपए किलो हो गया गाय का गोश्त। ये अर्बन सेंटर्स की बात करो, देही इलाकों के अंदर 1400 रुपए अगर बकरे का गोश्त है तो 1100 1000 रुपया गाय का गोश्त है, और 800 रुपए कट्टे का गोश्त है जो आमतौर पर आवाम खाते हैं पंजाब के अंदर, इंटीरियर सिंध में भी खाते हैं। तो भाई बात ये है कि ये किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट, स्कीम और थिंग्स है, प्रोजेक्ट है, वो फेल हो गया। वो कोई रिलीफ देने के लिए है नहीं। तो जनाब किस फ्रंट पर आवाम जो ब्यूरोक्रेसी का जो आलम है वो आपके सामने है, आरोज का जो आलम है वो आपके सामने। तो कहाँ डिस्पोंडेंसी, मुश्किल हालात हैं इस वक्त, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं। बात मेरी समझ में नहीं आता कौन सी पार्टी लेकर आएगी मैनिफेस्टो, सिवाय जमात इस्लामी और पीटीआई के मुझे तो कोई पार्टी नजर नहीं आ रही आपको? कोई पार्टी हालात जो हैं, पीटीआई की लीडरशिप का मसला है, उनके कैंडिडेट्स का मसला है, ले दे के जमात इस्लामी का इतना वाइड स्प्रेड नेटवर्क है नहीं, ठीक है जी। और अगर है भी तो उसको भी बार्गेन करना पड़ेगा पावर दैट बी से, बार्गेन करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं। और जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मौखर किए जाने चाहिए इलेक्शन, उस पर बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन मौखर करने की कोई वजह नज़र नहीं आती। पाकिस्तान के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी हुकूमत में आती है या कौमी गवर्नमेंट बनती है, तमाम बड़ी जमातें मिलकर एक हुकूमत बनाती हैं, तो फिर उसको आगे पाकिस्तान को लेकर चलने का कोई प्लान मौजूद होना चाहिए। ख़ास तौर पर मईशत को जब हम बात करते हैं, गो कि इस वक्त हालात वो 16 माह की जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उससे बेहतर हैं, लेकिन जो भी नई हुकूमत आएगी 5 साल का फ्रेश मैंडेट होगा, उनकी पॉलिसीज़ होंगी, वो फिर इम्प्लीमेंट कराएंगी तो ही, और वो बेहतर तौर पे इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब हो जाती हैं। बेहतर प्लान उनके पास अगर होता है तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर फिर आगे की तरफ जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।